साल 1979। तेहरान की गलियां नारों से गूंज रही थीं, लोग सड़कों पर थे, पोस्टर हवा में लहरा रहे थे और एक पुरानी व्यवस्था ढह रही थी। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो पश्चिमी ताकतों खासकर अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता था। शहरों में आधुनिकता दिखती थी, लेकिन समाज के भीतर गुस्सा पल रहा था। लोगों को लगता था कि उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी धार्मिक जड़ें पश्चिमी प्रभाव में दब रही हैं। इसी असंतोष की आग से इस्लामिक क्रांति भड़की। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौटे और कुछ ही महीनों में पूरा देश बदल गया। राजशाही खत्म, इस्लामिक गणराज्य की घोषणा, और उसी क्षण से अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार नहीं बल्कि गहरी खाई बन गई। जब तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया, तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक संकट नहीं था, यह प्रतीक था उस नफरत का जो आने वाले दशकों की राजनीति को आकार देने वाली थी। उधर इजराइल, जो पहले शाह के दौर में ईरान से कुछ हद तक संपर्क रखता था, अचानक खुद को एक ऐसे देश के सामने खड़ा पाया जिसने उसे अवैध राज्य घोषित कर दिया। ईरान की नई विचारधारा में इजराइल के लिए कोई जगह नहीं थी। यह दुश्मनी सीधे युद्ध में नहीं बदली, बल्कि छाया की तरह फैलती रही। लेबनान में हिजबुल्लाह उभरा, जिसे ईरान का समर्थन मिला। गाजा में हमास मजबूत हुआ। इजराइल के लिए ये संगठन सुरक्षा के लिए खतरा थे, जबकि ईरान उन्हें प्रतिरोध की ताकत कहता था। सीधे टैंक और फौजें आमने सामने नहीं आईं, लेकिन रॉकेट, सीमावर्ती झड़पें, खुफिया ऑपरेशन और साइबर हमले धीरे धीरे एक अनदेखा युद्ध रच रहे थे। 1990 के दशक और 2000 की शुरुआत में एक नया मुद्दा केंद्र में आया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता रहा कि उसे ऊर्जा और वैज्ञानिक प्रगति के लिए परमाणु तकनीक चाहिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर था कि कहीं यह परमाणु हथियार में न बदल जाए। इजराइल, जो खुद को छोटे भूभाग में घिरा हुआ मानता है, किसी भी संभावित परमाणु खतरे को अस्तित्व का सवाल मानता है। अमेरिका, जो मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत समझता है। प्रतिबंध लगे, वार्ताएं हुईं, गुप्त साइबर हमले हुए, जिनमें से एक स्टक्सनेट वायरस था, जिसने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। यह आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था, बिना गोली चलाए भी गहरी चोट। फिर 2015 आया, जब लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं मान लीं और बदले में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिली। कुछ समय के लिए लगा कि दशकों की दुश्मनी में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन राजनीति स्थिर नहीं रहती। 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए। ईरान ने जवाब में यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। भरोसा फिर टूट गया। जैसे दो लोग जो पहले ही शक से भरे हों, थोड़ी सी गलतफहमी में फिर दूर हो जाएं। 2020 की एक सर्द रात ने हालात और बिगाड़ दिए। इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। ईरान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इसे राष्ट्रीय अपमान माना गया। जवाब में ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। दुनिया को लगा कि अब बड़ा युद्ध शुरू होगा, लेकिन दोनों पक्ष आखिरी कदम से पीछे हट गए। तनाव बना रहा, आग सुलगती रही। इसी बीच क्षेत्रीय राजनीति और उलझती गई। सीरिया का गृहयुद्ध, इराक की अस्थिरता, यमन में संघर्ष, हर जगह किसी न किसी रूप में ईरान और उसके विरोधियों का प्रभाव दिखाई देता था। इजराइल समय समय पर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा। ये हमले अक्सर आधिकारिक युद्ध घोषित किए बिना होते रहे, जैसे कोई शतरंज की बाजी हो जिसमें चालें छिपाकर चली जाएं। 2023 में गाजा में बड़ा संघर्ष भड़का। हमास और इजराइल के बीच हिंसा बढ़ी।
इजराइल ने व्यापक सैन्य कार्रवाई की। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह सक्रिय हुआ। ईरान ने खुलकर इन समूहों के समर्थन की बात कही। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपने युद्धपोत और विमानवाहक पोत क्षेत्र में भेजे। अब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, पूरा मध्य पूर्व किसी ज्वालामुखी की तरह लगने लगा था। फिर 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे। यह ऐतिहासिक था क्योंकि अब तक टकराव परोक्ष था। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने अधिकतर हमले रोक लिए, लेकिन संदेश साफ था, अब लड़ाई पर्दे के पीछे नहीं रही। जवाबी हमले हुए, तनाव बढ़ा और दुनिया ने सांस रोक ली। अमेरिका की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही। वह इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। उसके लिए इजराइल की सुरक्षा रणनीतिक और राजनीतिक दोनों रूप से अहम है। साथ ही अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है। खाड़ी क्षेत्र में तेल मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका के हितों से जुड़ी है। इसलिए जब भी हालात बिगड़ते हैं, अमेरिकी नौसेना और वायुसेना सक्रिय हो जाती हैं। इस पूरे संघर्ष में एक और परत है, वैश्विक शक्ति संतुलन। रूस और चीन भी मध्य पूर्व की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। चीन ईरान से तेल खरीदता है। रूस और ईरान के संबंध भी समय समय पर मजबूत हुए हैं। अगर कभी यह संघर्ष बड़ा रूप ले, तो बड़ी शक्तियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव इसे और जटिल बना सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह संघर्ष दूर की बात नहीं है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। तेल की कीमतों में हर उतार चढ़ाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए भारत संतुलन की नीति अपनाता है, सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अभी नहीं, लेकिन जोखिम बना हुआ है। अगर कोई बड़ी गलती हो जाए, कोई हमला नियंत्रण से बाहर चला जाए या कोई बाहरी शक्ति सीधे शामिल हो जाए, तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। दूसरी ओर कूटनीति की संभावना भी हमेशा रहती है। इतिहास गवाह है कि सबसे कट्टर दुश्मन भी कभी कभी बातचीत की मेज पर लौट आते हैं। इस पूरी कहानी में भावनाएं, रणनीति, डर, महत्वाकांक्षा और इतिहास की परछाइयां एक साथ चलती हैं। ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस करता है और अपने प्रभाव को बढ़ाकर सुरक्षा चाहता है। इजराइल अपने अस्तित्व को सर्वोपरि मानता है और किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती चरण में ही खत्म करना चाहता है। अमेरिका क्षेत्रीय संतुलन और अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। और आम लोग तेहरान, तेल अवीव, गाजा, बेरूत, बगदाद, वे शांति चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन पर फैसले अक्सर दूर बैठकर लिए जाते हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह जारी है, खबरों में, कूटनीतिक बैठकों में, गुप्त वार्ताओं में और कभी कभी मिसाइलों की गड़गड़ाहट में। इतिहास की किताबें भविष्य में इसे कैसे लिखेंगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले सालों में कौन सी राह चुनी जाती है, टकराव की या समझौते की। लेकिन इतना